देवास के एक पंप पे पेट्रोल नहीं था, उनने एक स्टिकर लगाया था 2 से 3 घंटे का। हाँ, वो सोशल मीडिया पे अफवाह चली है, उस अफवाह के कारण इतनी परेशानी हो रही है जनता को। फालतू की अफवाह है, प्रशासन ने क्लियर बोल के रखा है डीजल पेट्रोल डेली मिलेगा। फालतू अफवाह पे ध्यान नहीं दिए। नहीं, पेट्रोल खत्म हो ही नहीं सकता, महंगा जरूर मिल सकता पर खत्म नहीं हो सकता। अब बाकायदा अलग अलग शहरों में पुलिस को भी ऐलान करना पड़ रहा है। पुलिस अनाउंस कर रही है लोगों को कि अफवाह में ना फंसे। पेट्रोल अपनी પાસે છે અત્યારે કાલે બી મળશે અને પેટ્રોલ તમામને મળતું જ રહેશે, તો કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, કોઈ અફવાઓ માનવાની જરૂર નથી, કોઈ અફવાઓ ફેલાવવાની જરૂર નથી કરવામાં આવશે। તો કોઈ અફવાઓ ફેલાવી નહીં, અફવાઓમાં માનવું નહીં અને વિશ્વસનીય સૂત્રો હોય તેમાં જ માનવું। લાઈનમાં ઉભા રહો। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या की तस्वीर देखिए, वहां अफवाह के बाद आलम यह था, लोगों को लगा पेट्रोल खत्म हो रहा है, लाइन लग गई, बड़ी भीड़। भैया इंसान जो है, एक लोग जाकर जो है महल्ले में फोन कर रहा है कि अब तेल की किल्लत है, झूठे झूठे अफवाहों में लोग ना आए, तेल सबको मिलेगा। बस जैसे भीड़ कम होगी, जिस तरह से पहले मिलता है उसी तरह से मिलेगा। 3.5 घंटे से यहाँ लगे कार खड़े, 100 रुपए का। 100 रुपए? हाँ। कल के दिन का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भैया। या 1000 ले लेंगे तो और लोगों को क्या होगा, उनको शॉर्ट हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो सभी को सहयोग करना चाहिए ना। और दूसरी तरफ देखिए जरा, अब आपको लिए चलता हूं हरियाणा। ये हरियाणा की तस्वीर है। हरियाणा में लंबी लाइन लगी हुई है सिलेंडर भरवाने वालों की। और दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी सिलेंडर को लेकर। सड़कों पर थी आम आदमी पार्टी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर। और इसके दूसरी तरफ देखिए, जम्मू लिए चलता हूं आपको। जम्मू में राम रसोई में महिलाएं सरकार के समर्थन में और बता रही संकट की घड़ी में वो सरकार के साथ और देश के साथ है। हमें नहीं लगता कि हमें घबराना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पहले भी तो लोग गांव में चूल्हे वगैरह जलाते थे, तो कोई इसमें हमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि हम चूल्हे पे भी खाना बना सकते हैं। तो महिलाएं कह रही हैं पहले भी चूल्हे में खाना बनाते थे, अगर कोई दिक्कत आई तो चूल्हे में भी खाना बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज संसद में प्रदर्शन हो रहा था और सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था। पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि देश में स्थिति क्या है और सरकार क्या एक्शन ले रही है। जंग के बीच सिलेंडर की नई अफवाह से देश में बवाल मच गया है। खबर फैली कि सिलेंडर की अब 25 की जगह 35 दिन में सिलेंडर मिलेगा।
कुछ जगह यह भी दावा होने लगा कि 45 दिन में सिलेंडर मिलेगा। चर्चा होने लगी कि क्या देश में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई। कई पेट्रोल पंप में टंकी फुल कराने के लिए गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लेकिन सरकार ने आंकड़ों के साथ इन अफवाहों को खारिज किया है और कहा कि एलपीजी यानी सिलेंडर को लेकर कोई नियम नहीं बदले हैं। गांव में 45 दिन और शहरों में 25 दिन में ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा। कालाबाजारी रोकने के लिए डिलीवरी के समय ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड जरूरी, जिनमें से 6 जहाजों पर 3 लाख मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है जो जहाज आए, और ना ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हो रही। अफवाहों के चलते कई जगह घबराहट में लोगों ने ज्यादा खरीदारी की है। इससे कुछ इलाकों में पेट्रोल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा गैस या पेट्रोल खरीदने से बचें। देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार ने कहा है पीएनजी के मुकाबले एलपीजी पर विदेश से ज्यादा निर्भरता है, इसलिए जिनके पास पीएनजी का विकल्प है वो यही गैस इस्तेमाल करें। इसे लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और कहा है अगर घर के पास पीएनजी पाइपलाइन है तो कनेक्शन लेना ही होगा। पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया तो 3 महीने में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई बंद हो जाएगी। कुछ दिन पहले पीएनजी ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर गैर कानूनी घोषित किया था। कहा था पीएनजी कनेक्शन वालों को अपना सिलेंडर सरेंडर करना होगा। देश के 33 करोड़ घरों में एलपीजी और 1.5 करोड़ घरों में पीएनजी कनेक्शन है और 60 लाख ऐसे घर हैं जो पीएनजी नेटवर्क के पास रहते हैं। इन 2 करोड़ घरों में पीएनजी इस्तेमाल होगी तो एलपीजी की मांग कुछ कम हो सकती है। इससे इन सभी लोगों को आसानी से गैस मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। सुनिए जरा, जो लोग लाइन में लगे हैं कुछ दहशत में है, कुछ अफवाह में है और कुछ परेशानी में। सुनिए क्या कह रहे हैं। पेट्रोल एकदम कम हो गया था, अभी सवेरे उठ के मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, अभी पेट्रोल पंप पे आ गया। सिचुएशन तो बहुत गंभीर लग रही है, पता नहीं क्या है। तो देवास के एक पंप पे पेट्रोल नहीं था, उनने एक स्टिकर लगाया था 2 से 3 घंटे का। हाँ, वो सोशल मीडिया पे अफवाह चली है, उस अफवाह के कारण इतनी परेशानी हो रही है। तेल की शॉर्टेज आती तो ये बोलते कुछ लोग तेल नहीं है, तेल नहीं है, तेल देते रहे, ये काय की शॉर्टेज चलिए नहीं, पेट्रोल नहीं मिला, ऐसे को हमारे पास कोई खबर नहीं है। प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो सभी को सहयोग करना चाहिए ना। अगर शॉर्ट हो रही तो हम करना चाहिए। 20 से 25 मिनट से खड़े हुए, पहले 2 मिनट में हो जाता था, 25 मिनट में हो जा रहा। पैनिक है, जल्दी से खत्म हो जा रहा है समझे पेट्रोल। गैस का तो ऑलरेडी किल्लत चल रही थी और अब ये पेट्रोल का ये हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गलियों के अंदर तक ये नजदीकी पेट्रोल पंप है, घरों के पास का, लोगों के, बहुत दूर का नहीं है। बोलते हैं सब पेट्रोल नहीं मिल रहा इसीलिए तो आया, क्या करेगा हम बोले। ब्लैक करने के लिए गैस का वो कुछ भी शॉर्टेज नहीं है, मगर ये ब्लैक मार्केटिंग के लिए ये लोग कर रहे सब। घंटा हो गया क्यों में पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। पेट्रोल तो बराबर मिल रहा है। पेट्रोल अभी कोई चिंता करने जैसे है नहीं है। पेट्रोल बता रहे हैं 60 है फैजाबाद में पेट्रोल की। आइए अब आपको बताऊं कि एक तरफ सरकार कह रही है सिलेंडर पर्याप्त है, तेल पर्याप्त है, इसलिए अफवाह में ना पड़ें। दूसरी तरफ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोज इस तरह की तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। दिल्ली से पकड़े गए हैं ये लोग। दिल्ली में कालाबाजारी पर पुलिस की नजर है और जो लोग भी सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के अलावा यूपी लिए चलता हूं। लखनऊ में देखिए रेड हुई है और उसके बाद सील की गई हैं दुकानें जहां इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। सभी राज्य और उनके मुख्यमंत्री लगातार इस एक्शन मोड में हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने भी बैठक की है कि लोगों में दहशत ना हो, लोगों में पैनिक ना हो, लोग अफवाहों में सिलेंडर की एजेंसियों के बाहर लाइन न लगाएं, पेट्रोल पंप के बाहर लाइन न लगाएं, क्योंकि दहशत की वजह से भी इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। अब आपको बताऊं, शहर शहर देखिए कैसे कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही। सबसे पहले यूपी की बात। देश में अब तक 15,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। गैस की कालाबाजारी पर सबसे कड़ा प्रहार योगी ने किया है। यूपी में 12,000 से ज्यादा छापेमारी की कार्रवाई हुई और 2,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। 16 की गिरफ्तारी हुई है और 177 एफआईआर दर्ज हुई है। गैस सप्लाई के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम बना दिया गया है। मध्य प्रदेश, एमपी के कई शहरों में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैली। इंदौर से रतलाम तक कई पेट्रोल पंप पर जाम लग गया। ऐसी भीड़ उमड़ी कि कई पेट्रोल पंप में स्टॉक खत्म हो गया। सरकार और प्रशासन ने साफ किया कि तेल की कमी नहीं है, लेकिन अफवाह फैलाने से जरूर दिक्कत बढ़ सकती है।
इसलिए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में भी कालाबाजारी और अफवाह से टेंशन बढ़ गई है। 2000 ठिकानों पर छापेमारी कर 1500 सिलेंडर जब्त किए गए, 18 गिरफ्तारी हुई और 35 लाख जुर्माना वसूला गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैली। कोल्हापुर से रत्नागिरी तक लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने पहुंच गए। कई पेट्रोल पंप में जाम लग गया, कुछ जगह पेट्रोल खत्म हो गया इसीलिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग पहुंच गए अफवाह की वजह से। प्रशासन अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरों पर कड़े एक्शन में है। दिल्ली में भी सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। कुछ जमाखोर ब्लैक में सिलेंडर 4 से 5 हजार रुपए में बेच रहे हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस की क्राइम ब्रांच एक्शन में। संगम विहार में छापेमारी कर 183 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 4 डिलीवरी एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया। मुंडका से 610 और महिपालपुर से 74 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। यह है अलग अलग राज्यों का हाल। अब सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। एलपीजी के संबंध में यहां पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन बुकिंग का लेवल जरूर ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। तो देश में तेल और गैस का हाल क्या है ये आपने जान लिया, लेकिन दुनिया में हालात क्या है ये आपको बताता हूं। सबसे पहले चीन लिए चलता हूं। चीन में देखिए जरा, चीन में पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है, बाकायदा ड्रम्स पहुंचे हैं और लोग तेल स्टॉक करना चाहते हैं। चीन के बाद आपको लिए चलता हूं फिलीपींस, जहां इमरजेंसी लगा दी गई है जंग के बीच। यह है ऊर्जा की इमरजेंसी, ऊर्जा का आपातकाल। सब देख रहे हैं पेट्रोल पंप खाली पड़े। अब आपको लिए चलता हूं थाईलैंड। थाईलैंड में देखिए जरा हालात क्या है। ये थाईलैंड की तस्वीरें हैं। जगह जगह पेट्रोल पंप पर आपको लोग नजर आ रहे हैं और तेल भरवा रहे हैं गाड़ियों में, कुछ केन में भी भरवा रहे हैं। अब देखिए जरा दुनिया में हालात क्या हैं। सबसे पहले आपको फिलीपींस का हाल बताऊं। एनर्जी आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश बन गया फिलीपींस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिजली में बड़ी कटौती की तैयारी है। ईंधन बचाने के लिए सरकार कड़े फैसले ले सकती है। लोगों की यात्रा और बाहर घूमने पर बैन लग सकता है। सरकार अस्थायी लॉकडाउन भी लगा सकती है। ईरान से जंग, पाकिस्तान की हालात सबसे ज्यादा खराब है। पाकिस्तान अपनी लगभग 80% ऊर्जा बाहर से मंगाता है। इसमें भी मिडिल ईस्ट से वो सबसे ज्यादा आयात करता है। अब वहां पेट्रोल और डीजल की कमी होने लगी है। सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान में महंगाई दर 7% बढ़ गई है। बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में भी हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश 95% तेल आयात करता है। यहां कई जगह पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। भारत से 45,000 टन डीजल बांग्लादेश खरीद रहा है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से अप्रैल तक यह सप्लाई होती रहेगी। श्रीलंका ने पेट्रोल बचाने के लिए हर बुधवार छुट्टी घोषित कर दी है। लोगों के लिए फ्यूल पास सिस्टम शुरू कर दिया है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। श्रीलंका अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से कोयला लेता है। मिस्र देखिए जरा, मिस्र में सरकार ने दुकानों और मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम 15 से 22% तक बढ़ा दिए। सरकार का कहना है कि यह कदम जरूरी था, नहीं तो हालात और खराब हो जाते। जापान का हाल देखिए। जापान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल स्टॉक है। सरकारी और प्राइवेट रिजर्व मिलाकर ये 254 दिन की का है। अब जापान सरकार 30 दिनों के लिए रिजर्व तेल निकालना शुरू करेगी। अब तक का सबसे बड़ा तेल का हिस्सा है जो निकाला जाएगा।
थाईलैंड का हाल देखिए, देश में ईंधन की कमी के साथ कीमतों में उछाल हो रहा है। थाईलैंड सरकार ने डीजल की कीमतों पर से कैप हटा दिया है और इसके बाद कई प्रांतों में लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस तरह से कुछ इलाकों में घबराहट में की गई खरीदारी की खबरें भी आ रही हैं। जमाखोरी और हेरफेर पर 10 साल की जेल और जुर्माने की चेतावनी दी गई है। और ये जो दुनिया में हाल है, इस हाल के दरमियान आज भारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया और सरकार ने बैठक की। इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। पेट्रोल पंप्स पे जिस तरीके से भीड़ लग रही है, तो इससे एक पैनिक क्रिएट हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन जो भाषण दिए दोनों सदनों में, उससे भी एक ऊहापोह और घबराहट की स्थिति लोगों में है। तो इस पे सरकार का अपना ये पक्ष था कि भाई हम 60% एलपीजी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और गैस की कोई कमी नहीं होने पाएगी। ठीक है, हम लोगों ने उनकी बात सुनी है, लेकिन बहुत से इशू ऐसे थे जिस पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। मीटिंग रखी तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी, वो भी नहीं, टीएमसी नहीं, और ये वो पार्टियां हैं जो केवल बाहर मीडिया पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर केवल फर्जी नैरेटिव करती हैं। प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में आकर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं हैं। अब जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की। निमंत्रण देके बुलाई गई मुसीबत है जिसका सामना नेता नहीं जनता कर रहे हैं। नेताओं के यहाँ एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को है। तो सरकार कह रही है हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है हर संकट की स्थिति में निपटने के लिए। लेकिन एक तस्वीर आई कि भारत ने कैसे अपने जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकाला, उस जगह से जहां से दुनिया के जहाज नहीं निकल पा रहे। पाइन गैस आया, शेनलोंग आया, शिवालिक आया, नंदा देवी आए, 5 जहाज हमारे आ चुके हैं अब तक। लेकिन दूसरी तरफ आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान भी अपने जहाज को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को जाने नहीं दिया और वापस भेज दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए, पाकिस्तान जो बीच में नेता बनने की कोशिश कर रहा था, सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था, उसी का जहाज रोक लिया गया। पाक के जहाज को हॉर्मुज पार करने से रोक दिया गया। इस जहाज का नाम सेलेन है और यह कराची जा रहा था। यह संयुक्त अरब अमीरात के शारजा से रवाना हुआ, लेकिन आईआरजीसी ने इसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। आईआरजीसी के नेवी कमांडर की माने तो इसके पास इजाजत नहीं थी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को इजाजत लेनी पड़ती है। जहाज को रोका जाना पाक के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थता की भूमिका भी। शहबाज शरीफ ने कल ही ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। इसके बाद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस्लामाबाद में शांति वार्ता की मध्यस्थता की पेशकश की। शहबाज के पोस्ट को ट्रंप ने रीपोस्ट करके भी समर्थन जता दिया। खबर यह है कि पाक ने ईरान तक अमेरिका का प्रस्ताव पहुंचाया, लेकिन नेता बनने की ख्वाहिश के बीच पाक को झटका लग गया। पाकिस्तानी टैंकर को हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान ने खदेड़ दिया है। वहीं जंग के बीच अब तक 5 भारतीय जहाज हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। हॉर्मुज पार करने वाले भारतीय जहाजों में एलपीजी और तेल टैंकर दोनों हैं।
और आइए तेल गैस के संकट के बाद आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में, वहां हाल क्या है। अब यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान ने 80वीं खेप मिसाइलों की दाग दी है। और देखिए मिसाइल गिरी कहां जाकर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, विक्टोरिया बेस है अमेरिका का, मिसाइल यहां आकर गिरी। और इतना ही नहीं, मिसाइल अब्राहम लिंकन अमेरिका के युद्धपोत पर भी दागी गई, जो समंदर में मौजूद है अमेरिकी युद्धपोत। ये जो मिसाइलों की बारिश की गई है, ये ट्रंप के वॉरशिप पर दागी गई है मिसाइलें, और ईरान की तरफ से दागी है, खुद ट्रंप ने कबूला है और माना है। अब आपको मैं दिखाता हूं एआई वीडियो के जरिए, ये है ट्रंप का युद्धपोत अब्राहम लिंकन, इस पर मिसाइल से हमला हुआ है आसमान में। तो ट्रंप के शांति प्लान के बीच ईरान ने उसके युद्धपोत पर हमला कर दिया। कुछ इस तरह से युद्धपोत पर अटैक हुआ, ऊपर मिसाइल देख रहे हैं, मिसाइल आ रही थी, लेकिन दूसरी मिसाइल ने डिफेंस सिस्टम जो मौजूद था उसने आसमान में ही मार गिराई। अमेरिका के वॉरशिप पर अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से अटैक हुआ। ईरान ने दावा किया है कि उसने कादिर क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी और अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। कादिर ईरान की बेहद खतरनाक और अचूक मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल समुद्र की लहरों के बहुत करीब से उड़कर रडार को चकमा देती है, करीब 300 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है और चलते वॉरशिप पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल से ईरान ने अमेरिका और ट्रंप की ताकत को चुनौती दी है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत है। परमाणु ताकत से लैस यह जहाज बिना ईंधन के 20 साल तक चल सकता है। समंदर में सैन्य किले जैसे इस युद्धपोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का काफिला होता है, जो दुश्मन के खिलाफ हर ऑपरेशन के लिए तुरंत तैयार होते हैं। यूएसएस लिंकन में F-35, F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट तैनात होते हैं और ये परमाणु पनडुब्बी और टोमाहॉक जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस है। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं और इसे अमेरिका का सबसे घातक और क्रूर युद्धपोत कहते हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, हमने ईरानी मिसाइलों को समंदर में ही मार गिराया है। हमले अगर नाकाम भी रहे तो लिंकन वॉरशिप को टारगेट करना बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका का यह दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका की ताकत है और यह अकेले नहीं चलता, समंदर में इसके साथ कई और युद्धपोत चलते हैं और हमला नहीं होने देते। ऐसे में ईरान का लिंकन पर सीधा हमला ट्रंप को सीधा चैलेंज है और अकेले अब्राहम लिंकन पर अटैक नहीं, पिछले दिनों इसके अलावा यूएसएस गिराल्ड पर अटैक हुआ था। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और गिराल्ड को फौरन वहां से हटाया गया जहां उसकी तैनाती की गई थी। ईरान ने हमारे विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर 1, 2 नहीं 100 मिसाइलें दागी और वो सभी समुद्र में गिर गईं, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत है कि हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम जहां चाहें वहां कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात ईरान हमारे दुश्मनों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ट्रंप खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं 1, 2 नहीं 100 मिसाइल दागी गई। ये देखिए, अकेले ईरान नहीं, इराक में जो फोर्सेस है, रेजिस्टेंस फोर्सेस जो ईरान समर्थित हैं, वो भी देखिए जरा अमेरिका पर ड्रोन दाग रहे हैं।